नमस्कार। 14 जून 1998। उस दिन गर्मी इतनी तेज थी कि सूरज भी सूर्यास्त से पहले ही सुस्ताना चाहते थे। शाम पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि बिहार के पूर्णिया में जो कुछ हुआ उसने बिहार की राजनीति का पारा सबसे ऊपर चढ़ा दिया। पूर्णिया सदर सीट से 4 बार के विधायक अजीत सरकार मार्केट में घूम रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। इससे 2 चीजें साफ थीं। पहली, अजीत सरकार के प्रति अपराधियों के मन में बेइंतहा गुस्सा और नफरत थी। दूसरी, वो अजीत सरकार के बचने की रंच मात्र संभावना भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अजीत सरकार की छवि एक बेहद ईमानदार, सादगी पसंद, वंचित उपेक्षित तबकों के खैरख्वाह की थी, इसीलिए उनको कोई हरा नहीं पाता था। उनकी हत्या से पूर्णिया इस कदर हिंसा की आग में झुलसने लगा कि उसको शांत करने के लिए लालू यादव को हेलीकॉप्टर से पूर्णिया जाना पड़ा था। लालू यादव तब मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन राज उनका ही चल रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी बैठी हुई थी। इस हत्या का मुख्य आरोपी पप्पू यादव बने। तब तक पप्पू यादव की पहचान एक बाहुबली नेता की बन चुकी थी, जिन्हें लालू यादव का गुंडा माना जाता था। लेकिन अजीत सरकार हत्याकांड में फंसने के साथ ही लालू यादव से पप्पू यादव की दूरियां बढ़ती गईं। वो दूरियां इस कदर बढ़ती गईं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने वो सीट अपने पास रख ली। पप्पू को टिकट नहीं मिला। ये दूसरी बात है कि वो निर्दलीय लड़े और वहां से 24,000 वोट से जीत गए, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को केवल 27,000 वोट ही मिले। 1990 में जब पप्पू यादव पहली बार विधानसभा में पहुंचे, विधायक बने, तो विधानसभा में उनका मुकाबला एक और बाहुबली से हुआ, आनंद मोहन सिंह से। 1990 के विधानसभा चुनावों के लिए पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह दोनों ही जनता दल का टिकट चाहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी रहे आनंद मोहन को सहरसा की महिषी सीट से जनता दल का टिकट मिल गया, लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी होने के बावजूद पप्पू यादव को तब टिकट नहीं मिला। पप्पू मधेपुरा के सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और जीत भी हासिल कर ली। पप्पू यादव और आनंद मोहन दोनों को अपने स्वजातीय 2 बड़े नेताओं लालू यादव और चंद्रशेखर का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। हालांकि अपने राजनीतिक आकाओं से ज्यादा पप्पू यादव और आनंद मोहन को अपने बाहुबल पर भरोसा था। 1991 में मधेपुरा सीट पर लोकसभा के लिए उपचुनाव में पप्पू और आनंद मोहन में पहली बार हिंसक भिड़ंत हुई। वहां जनता दल ने शरद यादव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आनंद मोहन इसके खिलाफ थे। दरअसल आनंद मोहन बिहार के उन नेताओं में थे जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के वीपी सिंह के फैसले का विरोध कर रहे थे, और वो उस मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने चले गए, जिसके बारे में कहावत है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। वहां से शरद यादव को जब आनंद मोहन ने चुनौती दी तो मामला यादव बनाम राजपूत हो गया। आनंद मोहन मंडल आयोग के कारण अगड़ी जातियों की नाराजगी को भुनाकर संसद में पहुंचना चाहते थे, तो शरद यादव को जिताने का जिम्मा लालू यादव पर आ गया था। लालू ने मधेपुरा में ये काम अपने लेफ्टिनेंट पप्पू यादव को सौंपा। बस दोनों तरफ से ये चुनाव 2 बाहुबलियों का चुनाव हो गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि उन पर विरोधियों ने 8 घंटे तक कई राउंड फायरिंग की थी। गनीमत थी कि डीएम और एसपी ने पहुंचकर उनकी जान बचाई। दूसरी तरफ नवंबर 1991 में आनंद मोहन जब एक चुनावी सभा से लौट रहे थे तो उन पर भी हमला हुआ। आनंद मोहन उस फायरिंग में बच तो गए, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल की राजनीति रक्त रंजित होने लगी। पप्पू यादव थे तो निर्दलीय विधायक, लेकिन लालू यादव के घर तक उनका सीधा प्रवेश हो चुका था। यहाँ तक कि वो लालू यादव के परिजनों से भी मिलने लगे। वरिष्ठ पत्रकार शंकरशरण ठाकुर ने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ लालू यादव, द अनमेकिंग ऑफ बिहार में लिखा है कि पप्पू यादव धीरे धीरे लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को चाहने लगे। फिर एक दिन सीधे लालू यादव से ही मीसा भारती का हाथ मांग बैठे। शंकरशरण ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि लालू यादव
पप्पू यादव के इस प्रस्ताव से खफा हो गए। उन्होंने मीसा से पप्पू यादव की शादी कराने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव से लालू यादव ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। वैसे पप्पू यादव अब भी जमाने की नज़रों में लालू यादव के करीबी थे, लेकिन अब सारे रिश्ते राजनीतिक रह गए थे। मुख्यमंत्री आवास तक पप्पू यादव का पहुंचना अब मुश्किल हो गया था। इस बीच पप्पू यादव को सिख परिवार से आने वाली रंजीत कौर से प्यार हो गया। हालांकि रंजीत ने शुरू में पप्पू यादव के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पप्पू ने यहाँ तक कहा कि अगर रंजीत चाहती हैं तो वो शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर सिख बनने के लिए भी तैयार हैं। अपनी किताब द्रोह काल का पथिक में पप्पू यादव ने विस्तार से इस बारे में लिखा है। पप्पू यादव ने बार बार रंजीत के सामने अपने प्यार की गुहार लगाई, लेकिन हर बार रंजीत ने उसे ठुकरा दिया। एक दिन भावावेश में पप्पू यादव ने बहुत सारी नींद की गोलियां निगल ली। पप्पू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी जान बच गई और पप्पू के लिए उससे बड़ी बात हुई कि रंजीत शादी करने के लिए तैयार हो गई। 6 फरवरी 1994 को पप्पू यादव की शादी में लालू यादव भी पहुंचे थे, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक फायदे के लिए पप्पू यादव लालू यादव के लिए प्रिय थे, तो आनंद मोहन एक नई चुनौती के रूप में उभर रहे थे। आनंद मोहन का जन्म 28 जनवरी 1954 को सहरसा के पंचगछिया गांव में हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन पोते ने कोसी क्षेत्र में गुलाब यादव और अर्जुन यादव जैसे बाहुबलियों के खौफ के खिलाफ बंदूक उठा ली। वो अगड़ी जातियों के रक्षक के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने लगे। दरअसल आनंद मोहन ने सवर्णों के खौफ को अपना हथियार बना लिया। इससे कोसी क्षेत्र में ये मामला यादव बनाम राजपूत का बनने लगा। 1980 में आनंद मोहन ने निजी आर्मी बना ली, जिसका नाम रखा क्रांतिकारी समाजवादी सेना। इस सेना ने अगड़ी जातियों के लड़कों को शामिल किया, जो जातीय उन्माद के शिकार हुए थे या फिर अपराध में अपना भविष्य देख रहे थे। इस बीच 1982-83 आते आते पुलिस ने आनंद मोहन पर 25,000 रुपये का इनाम रख दिया। उसे आनंद मोहन चाहिए था जिंदा या मुर्दा। 23 नवंबर 1983 को पहली बार आनंद मोहन ने आत्मसमर्पण किया, तो सहरसा में आनंद मोहन को देखने के लिए अगड़ी जातियों के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद 1984 में लोकसभा और 85 में विधानसभा का चुनाव आनंद मोहन ने लड़ा और दोनों चुनाव हार गए। लेकिन तब तक राष्ट्रीय राजनीति करने वाले जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की नज़रों में वो आ चुके थे। बाद में उसी आनंद मोहन ने लालू यादव से मोर्चा लेने के लिए एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली, बिहार पीपुल्स पार्टी। ये 1993 की बात है। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। वैशाली के ऐतिहासिक अवशेषों में लोकतंत्र की गाथा छुपी है। उस चुनाव में जहां लालू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को लड़ाया, वहीं आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को। आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने बाहुबल से कम राजनीतिक कौशल से ज़्यादा काम लिया। लालू यादव के खिलाफ अगड़ी जातियों के आक्रोश को भुनाने के लिए आनंद मोहन ने भूमिहारों से हाथ मिलाया। आमतौर पर बिहार की राजनीति में राजपूत और भूमिहार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, लेकिन वैशाली के उस उपचुनाव में आनंद मोहन का ये प्रयोग रंग लाया। उस पर से आनंद मोहन को लालू यादव और नीतीश कुमार की तनातनी का भी फायदा मिला। नीतीश कुमार वहां जनता दल उम्मीदवार किशोरी सिन्हा का प्रचार करने के लिए गए ही नहीं। इससे गैर यादव ओबीसी जातियों में ये संदेश गया कि नीतीश कुमार लालू यादव के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। इसका फायदा आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मिला और वो चुनाव जीत गई। ये एक बड़ा बदलाव था। उसी क्रम में आनंद मोहन की दोस्ती छोटन शुक्ला और उसके भाई भुटकन शुक्ला से हुई, जो भूमिहार जाति से आते थे और आनंद मोहन की तरह ही डॉन माने जाते थे। लवली आनंद सांसद बनकर नई दिल्ली आ गई, लेकिन आनंद मोहन को बिहार की गोली बंदूक वाली राजनीति में ही आनंद आता था। उसी बीच 4 दिसंबर 1994 को एक पुलिस एनकाउंटर में छोटन शुक्ला मारा गया। उस हत्या के खिलाफ आनंद मोहन, भुटकन शुक्ला और दूसरे गैंगस्टर मुजफ्फरपुर वैशाली के बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
वो 5 दिसंबर 1994 का दिन था। उसी बीच एक मीटिंग में शामिल होने के बाद पटना से गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया वापस लौट रहे थे। जी कृष्णैया अपने काफिले के साथ लाल बत्ती वाली सरकारी एम्बेसडर कार में सवार थे। कृष्णैया को यह पता ही नहीं था कि आगे सड़क पर हंगामा हो रहा है, जबकि उस वक्त हजारों लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ ने अचानक हाईवे पर एक लाल बत्ती वाली कार गुजरते देखी तो पथराव शुरू कर दिया। कृष्णैया के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उग्र भीड़ ने कृष्णैया को गाड़ी से बाहर खींच लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। डीएम की कनपटी में एक गोली भी मार दी थी, जबकि वो चीख चीख कर बता रहे थे कि मैं मुजफ्फरपुर का डीएम नहीं हूँ। इसमें आनंद मोहन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भीड़ को कृष्णैया के खिलाफ उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन समेत 6 लोगों को नामजद करने के साथ एफआईआर दर्ज की थी। ये मामला कितना संगीन था उसको इस बात से आप समझ सकते हैं कि 2007 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आनंद मोहन को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुना दी। भारत के इतिहास में फांसी की सजा पाने वाले आनंद मोहन पहले राजनेता थे। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। जेल में बंद एक बाहुबली उस दौरान अचानक कवि भी बन गया। आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए जो कविताएं लिखी वो कैद में आज़ाद कलम के नाम से छपी। उनकी एक कविता है कि गुमनाम नहीं मरूंगा मैं, शायद सोचा था उसने कि मृत्युदंड की सजा सुनकर हार मान लूंगा मैं। लेकिन कविता की हुंकार में वो चीखें दफन नहीं हो सकती जो पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच गैंगस्टर वाली अदावत में गिरती लाशों से निकली हैं। ये शोर तब और तिक्त हो गया जब आनंद मोहन की बेटी की शादी में पप्पू यादव भी पहुंचे और दोनों ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। और पीछे रह गया वो दर्द, वो शोक और संताप जो इन दोनों के बाहुबल पुजवाने के चक्कर में कई घरों से आज भी उठ रहा है। विचित्रमणि राठौर, एनडीटीवी, इंडिया, नई दिल्ली।